एक बीच था जहां इस समय सन्नाटा पसरा हुआ था। सुमन अपने बॉयफ्रेंड अशोक के साथ रेत पर की आकाश में टिमटिमाते तारों को निहारे जा रही थी। बहुत देर से देख रहा हूँ सुमन, आकाश में टिमटिमाते हुए तारों को निहारे जा रही हो। क्या दिख रहा है तुम्हें? अशोक, मालदीव के समंदर के किनारे बैठकर आकाश कितना सुंदर दिखता है ना। देखो ना, आकाश में चमकते हुए तारे मन को कितनी शांति दे रहे हैं। अब इन आकाश के तारों को देखकर मन को शांति ही देती रहोगी या फिर कॉटेज भी चलोगी? रात के 11 बज रहे हैं, सारे टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं सिवाय हम दोनों के। तुम भी ना अशोक, मेरे साथ 2 मिनट समय बिताने में पता नहीं तुम्हारा क्या चाहता है। मुझे नींद आ रही है सुमन, अब चलो भी ना, कल यहाँ पर दोबारा आएंगे। उसके बाद तुम बैठकर फिर से आकाश को निहारते रहना। अशोक की बात सुनकर सुमन मुस्कुराने लगी। तभी सुमन की नजर अशोक की कलाई के चमकते हुए ब्रेसलेट पर पड़ी। अशोक, तुम्हारी कलाई पर ये ब्रेसलेट देखो ना, कितनी चमक रही है ना? सुमन के कहने पर अशोक अपनी कलाई में पहने उस ब्रेसलेट को देखने लगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो रात के समय बिल्कुल जुगनू की तरह चमक रहा है। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक बहुत तेज हवा का झोंका अशोक और सुमन के शरीर से टकराया। सुमन ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड अशोक खड़ा हुआ उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। अशोक का चेहरा देखकर सुमन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया अशोक? तुम्हारी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद कैसे पड़ गई? क्या हुआ तुम्हें? सुमन की बात सुनकर भयानक हो चुका अशोक जोर जोर से हंसने लगा। अचानक सुमन का शरीर हवा में 20 फीट ऊंचा लहराकर घूमने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सुमन की गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे घूम गई। सुमन की गर्दन के टूटने की आवाज पूरे बीच में गूंज गई। सुमन मृत अवस्था में बीच पर गिर गई। अशोक बड़ी तेजी से समंदर की ओर दौड़ता हुआ गुम हो गया। इस घटना के 2 महीने बाद मालदीव हाईवे पर दिशा बहुत तेजी से कार ड्राइव कर रही थी। दिशा की ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ उसका बॉयफ्रेंड आर्यन दिशा को घूरे जा रहा था। दिशा, अगर तुम कार को थोड़ा स्लो चलाओगी तब भी हम कॉटेज पहुंच जाएंगे। तुम अच्छी तरह से जानते हो आर्यन, मेरे हाथ में जब कार की स्टीयरिंग आती है ना, तो कार की स्पीड अपने आप तेज हो जाती है। पिछली बार भी तुमने ऐसा ही कहा था और अपना एक्सीडेंट कर लिया था, याद है ना? तुम्हारा घुटना 2 महीने बाद सही हो पाया था। और फिर ये इंडिया नहीं है दिशा, मालदीव है। टेंशन मत लो आर्यन, पीछे की सीट पर अर्जुन बैठा है ना, वो किस काम आएगा? अगर मेरी कार से किसी को टक्कर लगती है और पुलिस केस बनता है तो अर्जुन संभाल लेगा, आखिर वो एक पुलिस ऑफिसर जो है। दिशा की बात सुनकर कार के पीछे बैठा हुआ अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, दिशा, मैं यहाँ का पुलिस वाला नहीं हूँ। क्या फर्क पड़ता है, आखिर हो तो पुलिस वाले ही, और पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य हर कहीं निभाना आना चाहिए, फिर चाहे वो अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में। यकीन मानो दिशा, अगर मैंने तुम्हारी मान ली और मैं अपने कर्तव्य निभाने पर उतर आया तो मुझे अभी और इसी वक्त तुम्हें हथकड़ियां पहनाकर सलाखों के पीछे डालना होगा, क्योंकि कार बहुत ज्यादा तेज ड्राइव करना भी एक क्राइम है। इसमें स्वयं की जान भी जा सकती है और सामने वाले की भी। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी दिशा ने एक सुंदर कॉटेज के सामने गाड़ी रोक दी। दिशा, अर्जुन और आर्यन कार से बाहर निकलकर कॉटेज के दरवाजे पर आ गए। अच्छे खासे मूड का सत्यानाश हो गया, यहाँ तो ताला लगा हुआ है और मैं न जाने कब से अशोक का नंबर भी ट्राई कर रहा हूँ, उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही आ रहा है। अरे मैं तो पिछले 1 महीने से सुमन को फोन लगा रहा हूँ, उसका फोन भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। पता नहीं अशोक और सुमन को मालदीव कितना पसंद आ गया है। पूरे 2 महीने हो गए हैं और दोनों ने घर की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। उनके फैमिली वाले भी काफी परेशान हैं आर्यन। मैं तुम दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ सुमन और अशोक के लिए ही आया हूँ, वरना तुम दोनों के साथ मेरा क्या काम? अब तुम दोनों आपस में बहस करना बंद करोगे? हम बहस नहीं कर रहे दिशा, हम बात कर रहे हैं। मत भूलो कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे उसकी एक एक आदत पता है। चलो अब अंदर चलते हैं। अंदर का नजारा देखकर उन सभी के मन विचलित हो गए। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर
पिछले 2 महीने से सफाई ही नहीं हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। दिशा, आर्यन बता रहा था कि वो पिछले 1 महीने से अशोक का नंबर ट्राई कर रहा है, मगर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और मैं भी कई बार सुमन का नंबर ट्राई कर चुका हूं, सुमन का नंबर भी स्विच ऑफ ही आ रहा है। और इस कॉटेज को देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वो दोनों हफ्तों से इस कॉटेज के अंदर आए ही ना हो। और अगर वो यहाँ पर नहीं आए हैं तो फिर कहाँ गए? आर्यन और अर्जुन की बात सुनकर दिशा के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसका दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़कने लगा। हमें जल्द से जल्द उन दोनों को तलाश करना होगा। अब तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी है। तभी दिशा की नजर टेबल पर रखे हुए एक बहुत सुंदर ब्रेसलेट पर पड़ी। आर्यन, देखो ना कितना सुंदर ब्रेसलेट है। जरूर सुमन ने ये अशोक के लिए खरीदा होगा। उस ब्रेसलेट को देखकर आर्यन उस ब्रेसलेट की सुंदरता में खो गया। वो सब कुछ भूल गया कि कुछ देर पहले वहाँ पर क्या बातचीत चल रही थी। वो उस ब्रेसलेट को उठाकर उसे गौर से देखने लगा। तभी उसके कानों में अर्जुन की आवाज टकराई। अरे यार, अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट इतना ही पसंद आ रहा है तो तुम इसे पहन लो और चलो यहाँ से। पहले हमें अशोक और सुमन को तलाश करना होगा। अर्जुन की आवाज सुनकर आर्यन जैसे ही अपने होश में आया, आर्यन ने तुरंत वो ब्रेसलेट अपनी कलाई में पहन लिया। मुझे लगता है कि हमें शुरुआत मालदीव के बीच से करनी होगी, क्योंकि सुमन को समुद्र के किनारे की रेत बहुत पसंद है। कुछ ही देर में अर्जुन, दिशा और आर्यन मालदीव के बीच में अशोक और सुमन के बारे में वहाँ के लोगों से उसकी तस्वीर दिखाकर पूछताछ कर रहे थे। उन तीनों की मेहनत रंग लाई। एक फूलों की दुकान का मालिक आर्यन को देखकर बोला, इन्हें मैं पहचानता हूँ साहब। मैंने इन्हें आज से 2 महीने पहले इसी बीच के आसपास देखा था। क्या बात कर रहे हो तुम 2 महीने पहले? उसके बाद तुमने इन्हें कभी नहीं देखा क्या? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। रात के 10 बजे के आसपास का समय था। मैं दुकान बंद करके जा रहा था। वो क्या है ना कि रात 11 बजे तक यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। मैंने उन दोनों को घर जाने के लिए बोला भी, लेकिन उन दोनों के मूड से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आधी रात से पहले यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अजीब बात है, वो दोनों अपने कॉटेज में भी 2 महीने से नहीं पहुंचे। यहाँ की पुलिस को कुछ होश नहीं रहता क्या? रहने दीजिए साहब, अब मुंह मत खुलवाइए। ये मालदीव है। सरकारें तो बस टूरिस्ट की सुरक्षा का वादा करती हैं और उसके बाद क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। और आप तो स्वयं पुलिस वाले हैं। इतना कहकर वो दुकानदार अपने काम में लग गया। तभी एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर आ पहुँचा और अचानक उसने आर्यन की कलाई पकड़ ली। ये क्या बदतमीजी है? मेरी कलाई छोड़ो। ये बदतमीजी नहीं है साहब, तुम्हारी चिंता है, इस वजह से तुम्हारी कलाई पकड़ी है। तुम जो अपने हाथों में ब्रेसलेट पहने हो, वो ब्रेसलेट तुम्हारी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मौत का सामान है। क्या बक रहे हो तुम? यहाँ से चले जाओ। एक तो वैसे भी हम तीनों अपने दोस्तों को लेकर परेशान हैं और ऊपर से तुम्हारी बकबक हम झेल नहीं सकते। जाओ यहाँ से। मैं जानता हूँ साहब, आप जरूर एक लड़का और एक लड़की के लिए चिंतित होंगे, मगर यकीन मानिए साहब, वो दोनों अब आपको कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं मिलेंगे से तुम्हारा क्या मतलब है? समंदर की गहराइयों से आज तक कभी कोई निकल नहीं पाया है साहब। इतना कह सकता हूँ, अपने दोस्त से ये ब्रेसलेट उतरवा कर फेंक दो। ये कब से बकवास किए जा रहा है? तुम दोनों इसे भगाते क्यों नहीं? जाता हूँ साहब, जाता हूँ। जब तुम्हारे दोस्त तुम्हारी आंखों के सामने भयानक मौत मरेंगे, उस वक्त तुम मेरी बातों को याद करोगे। मगर याद रखना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मालदीव के उस घने जंगल में बनी हुई उस कॉटेज में ही मिलेंगे, जहाँ भगीरा नाम की एक अंग्रेज काला जादू करती है, जो शैतान को प्रसन्न करने के लिए ना जाने कितने लोगों को इस ब्रेसलेट के जरिए भेंट चढ़ा चुकी है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। दिशा, अर्जुन और आर्यन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन दोनों को अशोक और सुमन के बारे में पूछताछ करते करते काफी समय हो गया था। बीच पूरा खाली हो गया था। वो ब्रेसलेट बुरी तरह से चमकने लगा। ये ब्रेसलेट अचानक ऐसे कैसे चमकने लगा आर्यन? पता नहीं दिशा, मैं भी यही देख रहा हूँ। आर्यन ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज हवा का झोंका
दिशा और आर्यन के शरीर से टकराया। अचानक आर्यन का चेहरा एक बड़े ही भयानक चेहरे में परिवर्तित हो गया। उसके चेहरे की खाल किसी काली चमड़ी के जैसी हो गई और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद रंग की हो गई। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया आर्यन? तुम्हारा चेहरा इतना भयानक कैसे हो गया? दिशा की बात सुनकर आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। तभी दिशा का शरीर 20 फीट ऊंचा हवा में उड़ गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन किसी रबड़ की तरह पीछे की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में दिशा की गर्दन उखड़कर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन दिशा की लाश को लेकर समुंदर की ओर बुरी तरह से दौड़ने लगा। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अर्जुन को कुछ सोचने और समझने का मौका ही नहीं मिला। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो गया? इसका मतलब वो अजीब सा दिखने वाला आदमी सही बोल रहा था। उसकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द सही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जरूर उस घने जंगलों में बनी हुई कॉटेज में जाना होगा। हाँ, उसने कहा था कि तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। कुछ ही देर में अर्जुन की कार हवा से बातें कर रही थी। उसकी कार का रुख जंगलों की ओर था। कुछ ही देर में उसकी कार जंगल में बनी हुई एक कॉटेज के सामने आकर रुक गई। तुरंत तेज कदमों से वो उस कॉटेज के अंदर चला गया। तभी उसके कानों में किसी औरत की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी रात में यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आती? जो भयानक दृश्य मैंने अभी अपने आंखों के सामने देखा है, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। तभी कमरे में चारों ओर एक काला धुआं फैल गया और देखते ही देखते उस काले धुएं ने एक बहुत ही अजीब सी दिखने वाली औरत का रूप धारण कर लिया। कौन हो तुम? भगीरा। मालदीव के लोग मुझे भगीरा के नाम से जानते हैं। आखिर उस ब्रेसलेट में ऐसा क्या है जिसने मेरी दोस्तों की जान ले ली? मुझे विश्वास है कि 2 महीने पहले इस ब्रेसलेट ने ही सुमन और अशोक की जान ली होगी। सुमन और अशोक का नाम सुनकर वो औरत रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली, कुछ महीने पहले तुम्हारे दोस्त मेरे पास आए थे, जो 1 नंबर के मूर्ख थे। तुम झूठ बोल रही हो। वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? तुम्हारी दोस्त मुझसे एक ऐसा ताबीज बनवाने के लिए आई थी जिससे उसका बॉयफ्रेंड उसे कभी भी छोड़कर ना जा सके। लेकिन वो एक मूर्ख लड़की थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे वैसे भी कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दे दिया था। वो ब्रेसलेट कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि शैतान का एक चिन्ह था। शैतान के बलि लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। बेवकूफ इंसान, बस उसे एक आखिरी बलि और चाहिए। उसके बाद मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ गया। तुम बेचारे भोले भाले लड़के लड़कियों को मूर्ख बनाती हो और उन्हें शैतान का ब्रेसलेट पकड़ा देती हो, और शैतान उनके बॉयफ्रेंड के शरीर में घुसकर अपनी गर्लफ्रेंड की जान ले लेता है। उससे समंदर में उनकी लाशों को खींच कर ले जाता है। तुम बाकी इंसानों से काफी समझदार मालूम होते हो, और हर 3 महीने बाद वो ब्रेसलेट मेरे पास स्वयं आ जाता है। और फिर मूर्ख इंसानों की तो कोई कमी नहीं है। कोई ना कोई इंसान मेरे पास आ ही जाता है। भगीरा की बात सुनकर अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। इसका मतलब ये है कि वो ब्रेसलेट ही तुम्हारी ताकत है। अभी तुम अमर नहीं हुई हो। अगर मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त गोली मार दूं, तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। भगीरा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसी हरकत करेगा। अपनी पिस्तौल नीचे रख लो, तुम गलती कर रहे हो। मैं कोई गलती नहीं कर रहा। तुमने तो इस सुंदर मालदीव को मौत का मालदीव बना दिया है। इतना बोलकर अर्जुन ने पिस्तौल की सारी गोलियां भगीरा के ऊपर चला दी। भगीरा मृत होकर जमीन पर गिर पड़ी और अर्जुन वहां से चला आया। अर्जुन आज भी अपने चारों दोस्तों को याद करता रहता है। समुद्र की लहरों पर एपेक्स नाम का शिप दौड़ रहा था। उसमें बैठे सभी लोग बहुत ही खुश थे। ये सभी लोग सी लवर्स थे। आज के भाग दौड़ और चहल पहल वाले जमाने में समुद्री सफर करके शांति से भरी जगहों पर जाना पसंद करने वाले लोग, इन्हीं में से कुछ थे सीमा,
रवि, नितेश, मनीषा, रिहान और प्रियंका। यार कितना खूबसूरत नजारा है। मैं तो सोचती हूँ वो लोग पागल होते हैं जो कभी भी समुद्री सफर नहीं करते। हाँ सही कहा डार्लिंग, ये समुद्र की लहरों पर सफर करना, पानी की कलकल की आवाज सुनना, नए नए आइलैंड पर घूमना, ये सब वाकई में बहुत ही मजेदार है, नहीं? हम सभी आइलैंड पर उतरने वाले हैं। 3 घंटे से ज्यादा वहाँ कोई नहीं रुकेगा। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर जहाज एक आइलैंड पर जाकर लगा और सभी पैसेंजर्स उसमें से उतर गए। तो हम मून आइलैंड ही आ गए। ओह, तो अब पता चला कि तुम लोगों का यहाँ आने का असली मकसद क्या था। सही समझी, डॉल्स आइलैंड, जहाँ हर पेड़ पे लटकी है अनगिनत डॉल्स, जिनके वहाँ होने का रहस्य कोई नहीं जानता। यार लेकिन हमारे पैकेज में तो वहाँ जाने का प्लान ही नहीं है। अरे हम वहाँ जरूर जाएंगे। अभी मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, ठीक है? अरे आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हम यहाँ आपको घुमाने के लिए लाए हैं, मरवाने के लिए नहीं। अरे जब हम उस आइलैंड के पास हैं, तो जहाज थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जा सकते हैं ना? अरे भाई, डॉल्स आइलैंड नहीं, वो मौत का आइलैंड है। आत्माएं वास करती हैं वहाँ, वो भी अनगिनत। वहाँ घूमने जैसा कुछ नहीं है। आप बस ये बोलो कि कितने पैसे लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचा सकते हो या नहीं। लाइफ बोट के जरिए आप लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे सबसे छिपकर ये करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 10,000 रुपए तो दूंगा ही। आपको हम 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप बस हमें वहाँ पहुँचा दो। तो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, लेकिन जहाज पर सब लोगों को ये पता होगा कि आप लोग कहीं भाग गए हैं। ओके? ओके ओके। उस आदमी ने कैप्टन की नजरों से बचाकर उनको वोट दी और वो सभी डॉल्स आइलैंड की तरफ खुशी से चल पड़े। हे गाइस, देखो यहीं से नजर आ रहा है कि इस आइलैंड के सारे पेड़ों पर कितनी डॉल्स लटकी हुई हैं। हाँ, और कई झोपड़ियाँ भी हैं। मजा आएगा यार। वो आइलैंड के किनारे पर पहुँचे। उन्होंने बोट की रस्सी एक पेड़ से बांधी। ओह माय गॉड! यार ये डॉल्स तो दिखने में बहुत ही डरावनी है। पेड़ों पर लटकी सभी गुड़िया बहुत ही डरावनी थी। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंखें फूटी हुई थी, किसी के चेहरे पर टांकों के निशान थे। ऐसा लगता था कि वो सब गुड़िया नहीं बल्कि इंसानों की लाशें हो। ये तो बहुत ही अजीब बात है। कितनी डरावनी डॉल्स है यहाँ। ताज्जुब की बात है, समुद्र के बीचों बीच इतनी सारी गुड़ियाएं लाया कौन होगा? ऐसा कहते हुए जैसे ही रिहान ने एक गुड़िया को छुआ, अचानक से हवा चलने लगी। अचानक से ये हवा कैसे चलने लगी थी और बंद भी हो गई? अरे और वो आवाज तो बहुत ही अजीब थी। तुम लोगों ने नहीं सुनी? यार प्लीज अभी से मत डरो। ये एक आइलैंड है और चारों तरफ जंगल है। ऐसी आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जानवर की आवाज हो सकती है। इग्नोर इट यार, चलो आगे चलते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ने लगे। उनके ठीक पीछे 2 लाल आंखें उन्हें घूर रही थी, जिसके बारे में उनको जरा भी खबर नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनको पता चलता जा रहा था कि उस आइलैंड पर एक भी पेड़ खाली नहीं था। सभी पर सैकड़ों डॉल्स लटकी हुई थी। अरे यार रिहान, मुझे यहाँ का मौसम बहुत रोमांटिक लग रहा है। तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले? हाँ भाई, नई शादी हुई है, क्यों नहीं? अब रवि और सीमा उनसे अलग हुए और घूमने लगे। सच में यार, ये आइलैंड कितना शांत है। मेरी इस पेड़ के साथ एक पिक क्लिक करो ना। हाउ अनरोमांटिक। चलो ठीक है। सीमा एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और रवि ने कैमरा ऑन किया। वो पिक लेने ही वाला था कि उसको नजर आया सीमा के पीछे टंगी हुई गुड़िया अपने आप हिलने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये क्या? अरे ये गुड़िया हिली थी और इसकी आंखें भी खुली थी। मुझे पता है तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना। चुपचाप पिक निकालो। रवि ने फिर से कैमरा ऑन किया और पिक क्लिक की।
तभी एक गुड़िया रवि के ऊपर आ गिरी और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो गुड़िया सीधी उसके पेट पर बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा उसके पेट पर बैठा हो और उसे घूर रहा हो। रवि ने उसे झटक कर एक तरफ फेंक दिया। क्या कर रहे हो रवि? ये एक गुड़िया ही तो है। अरे लेकिन ये मुझ पे कैसे झपटी और कैसे मेरे पेट पर आ बैठी थी? हाँ, इसका डिजाइन ही ऐसा है यार। सीमा ने उस गुड़िया को उठाया और अपनी पीठ पर लटके बैग से उसे अटैच करके लटका दिया। ये गुड़िया मैं अपने साथ रखती हूँ। सबको बताऊंगी कि इस गुड़िया ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया था। सीमा मजाक बनाने लगी तो रवि ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उस गुड़िया की आंखें फिर से खुल गई। सीमा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस गुड़िया का वजन भी बढ़ता जा रहा था और सीमा के कंधों में दर्द होने लगा। यार रवि, इतनी झोपड़ियाँ भी यहाँ हैं। इसके अंदर चलकर आराम करते हैं ना? हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले मैं जरा। उसने सीमा को टॉयलेट का इशारा किया। ठीक है, जल्दी आना। रवि कुछ दूरी पर साइड में चला गया। उसको नजर आया कि सामने एक पेड़ के पीछे खड़ा कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहाँ? वो उस तरफ बढ़ने लगा तो वहाँ लगी झाड़ियाँ हिलने लगी। इस तरफ सीमा की पीठ पर टंगी गुड़िया उसे घूर रही थी। वो ऊपर आई और उसने पीछे से सीमा के गले में अपना हाथ बांध लिया, जैसे कोई बच्चा उसकी पट्टी पर लटका हो। आह, कौन है? ऐसा कहकर सीमा ने एक झटका दिया और वो गुड़िया जमीन पर गिर गई। सीमा उस गुड़िया को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने गुड़िया पर से नजरें हटाकर सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक बहुत ही डरावना दानव उसके सामने खड़ा था। तुमने हमारे आइलैंड पर आकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारी गुड़िया और हम भूखे नहीं रहेंगे। तभी वो गुड़िया फिर से उठी और सीमा के गले से लिपट गई। सीमा जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि उस गुड़िया ने उसका गला दबोचा हुआ था। ताजा मांस। वो दानव भी अब सीमा पर टूट पड़ा। उसने उसका हाथ धड़ से अलग कर लिया और उसको चबाने लगा। फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर पर हमला बोल दिया। इस तरफ रवि पेड़ के करीब पहुंच चुका था। उसने देखा कि वहां एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन हो आप? सुनकर वो उसकी तरफ पलटी। उसकी खूबसूरती देखकर रवि सन्न सा रह गया। बोलिए। ये सुनते ही उसने अपना मुंह खोला और उसका मुंह इतना खुला कि आम इंसान के लिए इतना मुंह चीरना लगभग नामुमकिन है। ये देख रवि बहुत ज्यादा डर गया। तभी वो लड़की बहुत ही भयानक आवाज में चीखी। लड़की की आवाज पूरे आइलैंड पर गूंज गई और बाकी के लोगों को भी सुनाई दी। ये कैसी आवाज थी? तुमने सुनी ना? हाँ, और इस बार ये आवाज बहुत तेज थी। प्रियंका, इस बार तुम नहीं कह सकती हो कि वो किसी जानवर की आवाज थी। रिलैक्स गाइस, डरो मत। हो सकता है हमारी ही तरह कोई और भी यहाँ मौजूद हो, लेकिन वो भाषा अभी तक समझ नहीं आ रही। मम पुतलिम अन्य तू? ये संस्कृत के वर्ड्स लगते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है ये समझना मुश्किल है। तुम लोग अब उसके बारे में ही सोचते रहोगे या आगे भी बढ़ना है? यहाँ इतनी सारी डॉल्स हैं, इनके पीछे का रहस्य तो कोई नहीं जान सकता। लेकिन यार, इन झोपड़ियों के अंदर क्या है ये देखने का मुझे बहुत मन कर रहा है। सभी वहाँ से चलकर आगे बढ़े। वैसे तो सभी झोपड़ियाँ लगभग एक जैसी ही थी, लेकिन कुछ बड़ी और कुछ छोटी थी। चलो गाइस, उस घन के अंदर चलते हैं। वो कोई झोपड़ी तो नहीं लगती। हाँ चलो, चलकर देखते हैं। चारों उस घर की तरफ चल पड़े।
उन्होंने उस घर के अंदर जाकर देखा तो उस घर की दीवारों पर और चीजों पर भी कई तरह की डरावनी गुड़िया लटकी हुई थी। इस घर के अंदर बाहर के मुकाबले ज्यादा ठंड बढ़ने लगी थी और उन सभी को यहाँ एक अलग ही तरह की एनर्जी का एहसास हो रहा था। उन चारों के पीछे वो दानव आकर खड़ा हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही उन चारों को इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने एक साथ पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा लगा कि कोई पीछे था। जब तक हम साथ हैं, तब तक इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का मजा नहीं आने वाला। इस घर के अंदर एक टास्क करते हैं। ग्रेट, सो व्हाट इज द टास्क? हम चारों अपनी अपनी तरफ से 5-5 हजार जमा करेंगे। फिर हम चारों में से कोई एक इस घर के अंदर अकेले 20 मिनट गुजारेगा और अगर उसने 20 मिनट यहाँ बिना डरे गुजार दिए तो उन 20,000 रुपयों का मालिक वही होगा। ये सुनकर सभी खुश हो गए। यार, तुम तो सभी जाने के लिए तैयार हो। मुझे तो लगा था सिर्फ मैं ही जाने के लिए हाँ करूँगी। अब पहले किसको ये चांस मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करें? उसका सोल्यूशन मेरे पास है। कहकर रिहान ने अपने बैग से एक डायरी और पेन निकाला। फिर एक पन्ने को फाड़कर उसकी 4 पर्चियां बनाई और हर पर्ची पर एक एक का नाम लिख दिया। हम इनमें से 3 पर्चियां उठाकर खोलेंगे। जो चौथी पर्ची नहीं खुलेगी, उसमें जिसका नाम होगा वो पहले जाएगा। ऐसा कहकर उसने चारों पर्चियां जमीन पर रख दी। फिर रिहान को छोड़कर उन तीनों ने एक एक पर्ची उठाई और उसको ओपन किया। सिर्फ मनीषा का नाम छोड़कर बाकी तीनों के नाम की पर्चियां खुल गई। यस, आई वॉन! ओह हेलो, यू डिड नॉट विन। तुमको सिर्फ यहाँ रुकने का मौका मिला है। जीतोगी या नहीं, ये तो बस 20 मिनट के बाद तय होगा। आई एम गोइंग टू विन दिस टास्क। यू ऑल कैन गो आउट। उसकी बात सुनकर उसको छोड़कर बाकी तीनों घर से बाहर चले गए। मनीषा अकेली उस घर के अंदर खड़ी इधर उधर नजरें घुमाने लगी। चारों तरफ बस गुड़िया ही गुड़िया है, इसमें डरने वाली कौन सी बात है भला? तभी उसके पीछे वही दानव आकर खड़ा हो गया और उसको घूरने लगा। उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। बार बार ऐसा ही लगता है कि पीछे कोई है। मैं भी इस बार पलटकर देखूंगी ही नहीं। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। तभी उसने देखा कि लटकी हुई गुड़ियों में से एक अपने आप हिल रही थी। यहाँ तो हवा है ही नहीं, फिर ये गुड़िया अपने आप कैसे हिल रही है, जबकि बाकी डॉल्स तो नहीं हिल रही। उसने उस गुड़िया को पकड़ा और रोक दिया। अब अच्छी लग रही हो। फिर उसने जैसे ही उस गुड़िया को छोड़ा, वो फिर से अपने आप हिलने लगी। ये कैसे हो सकता है? तभी उस गुड़िया ने अचानक से आंखें खोल ली। वो दानव से टकरा गई। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो मनीषा के डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मनीषा की चीख बाहर बैठे तीनों को सुनाई दी तो वो भी डर गए। ये तो मनीषा की आवाज है। चलो जल्दी। वो तीनों दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे की कुंडी अंदर से अपने आप लग गई और वो सिर्फ उसको पीटते ही रह गए। आ जाओ मेरी जान। ऐसा कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी वो चुड़ैल भी वहाँ आ गई और उसने दानव को एक तरफ धक्का दे दिया। फिर वो मनीषा के करीब चली गई। मनीषा को समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही है। चुड़ैल की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने तभी मुंह में हाथ डालकर उसकी जुबान खींच डाली। फिर वो चुड़ैल और दानव दोनों ही मनीषा के जिस्म को नोच नोच कर खाने लगे। बाहर खड़े तीनों दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक नाकाम थे। गाइस, हमें खिड़की से अंदर चलना चाहिए। लेट्स गो। तीनों वहां से खिड़की की तरफ चले गए। खिड़की का कांच टूटा
और मनीषा की कटी हुई गर्दन उनके पैरों पर आ गिरी। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। उनके दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी और सांसें अटक रही थी। तभी उनके पीछे पेड़ों पर टंगी गुड़ियों में से एक की आंख खुल गई। ये देखकर उनके डर का कोई ठिकाना नहीं था। वो तीनों वहां से भाग निकले और बहुत देर तक भागते रहे। उनके कानों में अभी भी हंसने और चुड़ैल के मम पुतलियम मन्यातु बोलने की आवाजें आ रही थी। जब वो बहुत ज्यादा थक गए तो एक जगह जाकर रुके। अब हम यहाँ नहीं रुकने वाले, अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन रवि और मनीषा अभी भी यही हैं। अभी पूछती हूँ कि वो कहाँ है। शिट, देयर इज नो नेटवर्क। जहाँ हमने बोट बांधी थी वहीं चलते हैं, हो सकता है वो दोनों अभी भी वहीं हो। ये तय कर वो फिर से आगे भागे और उस किनारे पर जाकर रुके जहाँ उन्होंने बोट बांधी थी। वहां जाने के बाद जो उन्होंने देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पेड़ के साथ सिर्फ रस्सी बंधी हुई थी और बोट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर सभी ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए। अरे ये सब हो क्या रहा है? दूर दूर तक गहरा समंदर है। एक बोट थी जिसका कोई अता पता ही नहीं। हमारी एक दोस्त दर्दनाक तरीके से मारी गई और बाकी के दो का कुछ पता नहीं, वो भी जिंदा है कि नहीं। तीनों अपने आप को समझाते हुए वहां से दूसरी तरफ चल पड़े। पेड़ों पर टंगी सभी गुड़ियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो उन्हें ही घूर रही हो। बार बार उस दानव के हंसने की और उस डायन के संस्कृत में बोलने की भयानक आवाज उनको सुनाई देती। दिल में डर, आंखों में खौफ लिए वो तीनों बस इन सब से दूर जाना चाहते थे। बच्चों, इस तरफ आओ। अचानक से एक आवाज आई और वो तीनों चौंक पड़े। ये आवाज तुम दोनों ने भी सुनी ना? चले आओ बच्चों, चले आओ, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। हमें चलकर देखना चाहिए। मदद की उम्मीद लिए तीनों उस आवाज की तरफ चले गए। वो आवाज एक पेड़ के पास से आ रही थी जहां काफी उजाला नजर आ रहा था। क्या यहाँ कोई है? सामने आइए। ये क्या जादू है? कहीं आप भी कोई आत्मा? सही पहचाना, एक आत्मा। लेकिन मुझसे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और वो राज तुमको बताना चाहता हूँ जिसको अपने सीने में कैद लिए मैं इस दुनिया से चला गया था। कैसा राज? आज जिस टापू पर तुम खड़े हो, ये 17वीं शताब्दी में सूरसेन राजा का राज्य हुआ करता था। राजा सूरसेन ने 23 साल की उम्र में चित्रलेखा से शादी करके उसको यहाँ की रानी घोषित किया था। चित्रलेखा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। 18 वर्ष की आयु में भी उसके हाथ में गुड़िया रहा करती थी। रानी बनने के बाद भी उसकी वो आदत नहीं बदली। वो उस गुड़िया को हर वक्त अपने साथ रखती थी। यहाँ तक कि वो सोती भी थी तो राजा और अपने बीच उस गुड़िया को लिटाकर सोती थी। राजा सूरसेन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक रात उन्होंने सोते समय ही उस गुड़िया को उठाया और रातों रात उसको मेरे पास लेकर आए। ओझा जी, मुझे बताइए कि इस गुड़िया में ऐसा क्या जादू है जो रानी चित्रलेखा हमेशा इसको अपने साथ रखती है? इस गुड़िया में कोई शक्ति नहीं है, ये एक आम गुड़िया है। नहीं, मुझे यही लगता है कि जरूर इसमें कुछ है। आप इस गुड़िया को यहीं रख लीजिए और इसको यहीं जमीन में गाड़ दीजिए। याद रहे, ये बात सिर्फ हमारे ही बीच रहनी चाहिए। उस गुड़िया को मुझे सौंप। वो चले गए। मैंने भी उनकी आज्ञा अनुसार उस गुड़िया को अपने आश्रम की जमीन में गाड़ दिया। राजा ने सोचा कि अब उनको हमेशा के लिए उस गुड़िया से छुटकारा मिल गया है। अब चित्रलेखा ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। चित्रलेखा ने सुबह उठकर अपनी गुड़िया को गुम पाया तो पूरा महल सर पर उठा लिया। सबसे यही कहती, मम पुतलिम अनायतु, मतलब कि मुझे मेरी गुड़िया ला कर दो। राजा को पूरा भरोसा था कि उस गुड़िया में कोई आत्मा है, इसलिए वो उसकी जगह रोजाना रानी चित्रलेखा को एक नई गुड़िया ला कर देते। लेकिन वो उन गुड़ियों को देखकर गुस्से से भर जाती
और उनको इस तरह से नोच फाड़ दी जैसे कि किसी इंसान को मार रही हो। किसी का हाथ तोड़ देती, किसी की गर्दन, और हुक्म देती कि इस गुड़िया को एक पेड़ पर टांग दिया जाए। इसी तरह टापू के हर एक पेड़ पर हजारों गुड़ियां जमा हो गई, लेकिन वो असली गुड़िया जमीन के अंदर गड़ी थी। उसी वर्ष एक समुद्री तूफान आया और इस टापू पर इतनी ठंड हुई कि महामारी फैल गई। यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं बचा। रानी चित्रलेखा ने मरते मरते राजा को श्राप दिया कि वो कभी नहीं मरेगा और इस टापू पर आदमखोर बनकर घूमता रहेगा। और तब से यही हो रहा है। राजा सूरसेन आज भी आदमखोर बनकर यहाँ घूमता फिरता है और रानी चित्रलेखा की आत्मा आज भी अपनी गुड़िया को ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। अगर हम वो गुड़िया ढूंढकर रानी चित्रलेखा को दे दें तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है ना? यहाँ से सीधा दक्षिण दिशा में निकल जाओ। करीब 200 कदम आगे जाने के बाद तुमको वहाँ मेरा आश्रम नजर आएगा। वहाँ एक बरगद के पेड़ के पास तुमको एक फावड़ा रखा दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे ही वो गुड़िया दफन है। उसकी बात सुनकर तीनों वहाँ से फौरन निकल गए। 200 कदम चलने के बाद आखिरकार उनको टूटा फूटा एक आश्रम नजर आया और उसी के अंदर बरगद का पेड़ भी था। जल्दी चलो। तीनों ने पलट कर देखा तो अंधेरे से निकलता हुआ एक भयानक चेहरा उनकी तरफ आया। वो तीनों उस बरगद के पेड़ की तरफ भागे, लेकिन चित्रलेखा ने नितेश को पकड़ लिया और उस पर अपने नाखूनों से हमला करने लगी। दोनों बहुत डर गए। इससे बचना है तो उस गुड़िया को निकालना ही होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों पेड़ के पास आ गए। जैसा कि ओझा बाबा ने कहा था, एक फावड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था। रिहान ने उसको उठाया और उसने खुदाई शुरू की। इस तरफ नितेश की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और वो लहू लुहान हो चुका था। जल्दी करो! रिहान जल्दी जल्दी उस गड्ढे को खोदने लगा और आखिरकार उनको गुड़िया नजर आई। I got it, I got it, I got it! इस तरफ नितेश की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। रुक जाइए रानी चित्रलेखा, आपकी गुड़िया मिल चुकी है। गुड़िया को देखते ही रानी चित्रलेखा की आत्मा शांत हो गई और उसने गुड़िया को अपने हाथ से लेकर गले से चिपका लिया। चित्रलेखा के पैर हवा में उड़ने लगे और वो धीरे धीरे आसमान की ओर जाने लगी। तीनों उसको जाता हुआ देख चैन की सांस लेते हैं। कुछ ही मिनटों में वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। चलो चलो अब यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम देखते हैं। उन्होंने पलट कर देखा तो राजा का भूत उनके पीछे खड़ा था। ओह शिट, भागो! तीनों वहां से भागे और वो दानव भी उनका पीछा करने लगा। कभी आगे आता तो कभी पीछे, कभी पेड़ों के ऊपर से झपटता, लेकिन उनको भागने का भरपूर मौका दे रहा था। तीनों अब किनारे पर पहुंच गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। समुद्र का ठंडा बर्फ जैसा पानी और पीछे वो आदमखोर दानव और उसको घसीटता हुआ एक तरफ ले जाने लगा। उन दोनों ने उसका पीछा कुछ ही कदम किया, लेकिन एक ही झटके में उसने नितेश के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं! वो उन्हीं के सामने जमीन पर बैठकर नितेश का मांस खाने लगा। रिहान ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसको एक टूटा हुआ सूखा पेड़ नजर आया। हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने वो लट्ठा उठाया और उसको पानी में फेंक दिया। पानी की आवाज सुनकर वो आदमखोर उनकी तरफ तेजी से भागा। दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए और उस पेड़ के लट्ठे पर चढ़ गए। जब तक वो आदमखोर दानव किनारे पर पहुंचा, वो काफी दूर निकल गए थे। पानी के बहाव से वो आइलैंड से दूर होने लगे और उस आदमखोर दानव ने किनारे पर ही खड़े रहकर उनको कुछ देर देखा, फिर दोबारा नितेश का मांस खाने में जुट गया।
ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कांपते कांपते कब उनकी आंख लग गई उनको खबर ही नहीं हुई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कई लोग उनके आसपास जमा थे। उन्होंने उठकर देखा तो वो मून आइलैंड के किनारे पर थे और जो लोग उनके आसपास थे वो उसी आइलैंड पर घूमने आए थे। उन्होंने उन सभी और कैप्टन को अपने साथ हुई घटना बताई। सभी ने वो घटना बहुत ही ध्यान से सुनी। फिर वो उसी जहाज में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो दानव और हजारों गुड़िए आज भी उस आइलैंड पर मौजूद हैं। क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? मेरी रानी मुझे वापस दो।